वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो एस्पिरेंट है उनको इससे लाभ मिल सके। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप लोग फील करते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीटी फैक्ट कौन-कौन सी न्यूज़ है उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आप लोग को सबसे पहले युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो महत्वपूर्ण सुझाव है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ पीटी और प्लस मेंस के प्रश्न जो पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कीजिए ताकि आप लोग का इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। और युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है तो टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए और लगातार टेस्ट सीरीज आप लोगों को कंडक्ट कराया जा रहा है, वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फील कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। लगभग 8189 टेस्ट सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से संबंधित भी मटेरियल आपको वहीं पर प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए, कल चुनाव की जो भी घोषणाएं थी वो आ चुकी है गुजरात, हिमाचल प्रदेश के। तो एक जगह तो जो पूर्ववर्ती पार्टी थी वो जीती, साथ ही हिमाचल प्रदेश में आपको कांग्रेस ने बाजी मार ली है। तो ये आंकड़े आपको क्या करना है, किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनी, कितने मतों से बनी, ये सब एग्जाम में आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। जैसे 182 कुल विधानसभा सीट है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में 68। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत होने पर बहुमत सिद्ध होगा। चलिए हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप प्रश्न बताइए कि 182 का कितना प्रतिशत होगा जो गुजरात में बहुमत की सरकार मानी जाएगी। तो कितने सीट लाना अनिवार्य माना जाएगा, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में आप लोग ये कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इतना मैं पहले तो बहुत चीज़ें कवर कर चुका हूँ तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। चलिए, यूपीएससी के यह जीएस पेपर 2 में आएगा। चुनाव आयोग या उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं चुनाव से संबंधित वो सभी जीएस पेपर यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में कवर करेगा और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट अपने अपने जीएस से ये टैली कर लेंगे। तो देखिए इस चुनाव में क्या हुआ, कुल 182 सीट में से 156 भाजपा को आया जिसमें प्लस 57 उनका बढ़ोतरी हुई है। वहीं बहुमत के लिए चाहिए 92 सीट चाहिए। और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीट प्राप्त हुआ जिसमें माइनस इनके 60 हुए, अर्थात 60 सीटों का नुकसान हो गया इनको। तो ये चीज़ें आपको, साथ ही साथ नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है यह 5 सीटें वहाँ लाई है। तो यह बहुत अच्छा कदम उनका है कि किसी राज्य में जाकर 5 सीट भी ला रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ इस जीत के साथ इसको एक नई उपलब्धि हासिल हो गई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने का। तो ये जल्द इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने का गौरव मिलेगा और जो चुनाव आयोग प्रक्रिया अपनाती है वो आप लोग को देगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो चुका है और वो कौन कौन से। 2 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक कितने पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्टी होने का। ठीक है, दूसरा है इसमें कौन कौन पार्टी शामिल है। 2 प्रश्न आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो ये रहा बैकग्राउंड आपका सारा चीज़। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में सारे आंकड़े देख लीजिएगा। यहाँ पर 68 सीट है पर आपको चाहिए 35 सीट बहुमत के लिए जिसमें कांग्रेस को प्लस 19 वोट 19 जो सीट है बढ़ोतरी हुई है, माइनस 19 वोट आपको यहाँ पर कमी हुई है भाजपा की। तो बहुमत के लिए 35 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस भी यहाँ बहुमत में है और यहाँ पर आपको भाजपा भी बहुमत में। तो दोनों स्टेट में एक बहुमत वाली सरकार बनेगी। तो बहुत ही बेहतर कदम ये माना जाएगा जनता के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके संदर्भ में। चलिए अब हम लोग इसके की पॉइंट पर बात करेंगे। जो आपकी मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें मिल जाएगा, तो कैसे प्रक्रिया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि उससे पहले एक बार मैं ये 12 सितंबर या तो 14 सितंबर का आप लोग न्यूज़ देखिएगा, वहाँ पर मैंने राष्ट्रीय पार्टी के राजनीतिक चिन्ह के संदर्भ में चर्चा किया हूँ। राजनीतिक चिन्ह के संदर्भ में जब आपको महाराष्ट्र में जो
बाल ठाकरे जी की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उससे संबंधित जो विवाद उठा था, उस समय मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था, वहाँ पर कुछ मैंने बातें की थी। आज हम विशेष रूप से इस चुनाव से संदर्भित बातें करेंगे, किस प्रकार से वोट प्रतिशत के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चलिए। तो यह जो चुनाव है प्रक्रिया क्या होगी, यह राज्य स्तरीय, पहले आप लोग सीखिए जानिए कि राज्य स्तरीय पार्टी कौन होती है, तब हम राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली प्रक्रिया तो यही होगी ना, पहले राज्य के स्तर पर बनेगा, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा उसे प्राप्त होगा, तब जाकर राष्ट्रीय। तो पहले प्रक्रिया इसको देख लेते, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें दी गई। जैसे किसी राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय रूप से मान्यता दी जाएगी जब निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करता है। ध्यान रखिएगा, किसी एक को पूरा करा, ना कि पूरा सभी जितने भी अर्हताएं होंगी, मान लीजिए 3, 4, 5, 10 जितने भी अर्हताएं होंगे सभी को पूरा नहीं करना, किसी एक को पूरा कर लेता है, वो क्रम संख्या 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी क्रम संख्या हो, किसी एक को पूरा करना। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिए गए अर्हताओं में से केवल एक को पूरा करना होता, तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता। तो अर्हताएं क्या है, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला अर्हता है, ध्यान रखिएगा, कोई दल ने राज्य के विधानसभा के हुए चुनाव की कुल सीटों का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त हुआ, कुल का 3% सीट या तो 3 सीट प्राप्त किया है। मान लीजिए जो भी अधिक होगा ये दोनों में, वो अगर प्राप्त कर लेता आंकड़ा, तो उसे राजकीय स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो एक याद रखिएगा, 3/3 अर्थात 3% सीट हो या तो 3 सीट केवल हो। तो ये दोनों आप लोगों को चीज़ों को समझना होगा। अरे ये क्यों दिया गया, यह बड़े राज्यों के संदर्भ में है कि 3% सीट हो, और छोटे राज्यों के लिए 3 सीट के संदर्भ में भी देखा जाता है कि छोटे राज्यों में केवल 3 सीट भी आ जाएगा तो उसे राजनीतिक दल दे दिया जाएगा दर्जा। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में, ध्यान रखिएगा यहाँ आम चुनाव की पहली बात हो रही है, राज्य के निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट दर्ज करता है। तो देखिएगा यहाँ पर आम चुनाव जो होंगे जिसमें से प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट का दर्ज प्राप्त करना होगा, तो ध्यान रखिएगा उसे ही राजकीय स्तर पर दर्जा प्राप्त होगा राजनीतिक दल का। नेक्स्ट है, राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में से जो दल की कुल वैध मत का 6%, जो वैध मत होगा ना उसका 6% प्राप्त करना। अर्थात मान लीजिए 20% आपको वैध मत प्राप्त हुआ, अर्थात ये तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी मैं 20 का ही मान रहा हूँ, तो इसका आपको 6% या 40% वैध मत प्राप्त हुआ है चुनाव में, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, उसका 6%, या वैध मत प्राप्त हुआ है 80%, तो इसका 6%, अर्थात जितना वैध मत होगा, वैध मत का 6% याद रखिएगा। अगर ये भी आंकड़ा प्राप्त कर लेता है तो इसे भी आपको राजनीतिक दल राज्य के स्तर पर राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा, राज्य स्तरीय का पार्टी का दर्जा। इसी तरह लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों में दर्ज करता है, एक लोकसभा या केवल 2 विधानसभा की सीट भी दर्ज करता है, तो आपको राजकीय स्तर की पार्टियां का दर्जा दे दिया जाता। तो आप बताइए, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछूंगा आपको, जब मैं कवर कर रहा था कौन सा टॉपिक आप लोग को याद होगा, मैं टॉपिक कवर कर रहा था जब राजनीतिक चिन्ह में, तो वहां पर कुल पार्टियों का संदर्भ चर्चा किया था। एक कितने राष्ट्रीय पार्टी है, अब तो आम आदमी पार्टी भी जोड़ दीजिएगा, वो आप क्वेश्चन में बताइएगा। दूसरा, राज्य के स्तर पर राज्य स्तरीय पार्टी कितनी है, उसकी संख्या भी आपको मैंने बताया था। और वर्तमान में पंजीकृत राजनीतिक दल कितने हैं, उसकी भी मैंने आपको आंकड़ा दिया था। तो तीनों प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, वो जो एक्टिव स्टूडेंट है वो जरूर देंगे। और
जो चीज़ें हैं आप लोग उसकी उसी के अनुसार काम करते चलिए, और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब राज्यों के लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल की कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किए, ये भी एक आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चुनाव दलों में, जो चुनाव हुए दलों के कुल वैध मतों में, अब दल को जितना वैध मत प्राप्त हुआ है उसके आधार पर भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना है कि एक देखिए 6% जब आंकड़ा दे रहा है तो वहां क्या कह रहा है, 6% अगर वैध मत का प्राप्त करते हैं तो वहां इसके साथ साथ एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों को दर्ज करना होगा, एक लोकसभा सीट को और 2 विधानसभा सीट को। तो 6% आपको कुल वैध मत भी प्राप्त करना, या एक लोकसभा या तो 2 विधानसभा की सीट आप प्राप्त कीजिए, तो आपको राज्य स्तर पर राजकीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। पर अगर ये लोकसभा और विधानसभा का सीट अगर किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप 8% का भी, अगर केवल 8% वैध मतों का वोट केवल प्राप्त कर ले रहे, उसके आधार पर भी आपको लोकसभा विधानसभा के कुल दिए गए वैध मतों का अगर प्राप्त कर ले 8%, तब भी आपको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो कंडीशन इतना है, उसमें से कोई एक अगर पूरा कर लेता है, मान लीजिए 1 नंबर का कोई पार्टी है ना, अपना शर्त पूरा कर ले रहा है तो उसे दे दिया जाएगा। कोई पार्टी 3 नंबर का कर रहा है तो उसे दे दिया जाएगा, कोई 4 नंबर का कर रहा है तो उसे दे दिया जाएगा, और कोई पार्टी अगर दूसरे नंबर का कर रहा है तो उसे दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए बहुत सा कंडीशन ये हुआ कि सभी यह कंडीशन पूरा करता तो वो राष्ट्रीय पार्टी तो स्वयं बन जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्त क्या है। तो ये आप लोग को सबसे पहले जानना है कि किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी तब निम्नलिखित आधारों में से किसी एक को पूरा करता है। तो ये भी जो भी कंडीशन दिया गया है उसमें से किसी एक का पूरा कर रहा है, वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा किसी एक को जरूर पूरा करना आवश्यक है, यानी आवश्यक शर्त यहाँ बोला जाता है, किसी में से एक को पूरा कर लेना है। वो शर्त कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। इसमें लोकसभा चुनाव कुल जो लोकसभा सीट होगा उसका 2% या 11 सीट, ध्यान रखिएगा, अगर 11 सीट हासिल कर लिए तो ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, ध्यान ये रखना है। लोकसभा कुल सीटों का 2%, तो लोकसभा की कुल सीट कितनी है आप लोग को पता होगा, कितनी सीट है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 550 है, 552 है, या 545 है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूं, तो लोकसभा की कुल सीट कितनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा आंसर। 550, 552, 545। तो इस सीट का जो कुल सीट है ना उसका 2%, तो 2% प्राप्त करना है, या कुल का 11 सीट प्राप्त करना है, ठीक ना। जो मैं 3 आंकड़ा दिया उसमें से 11 सीट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस 11 सीट आप लोग याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा, उसके बाद चीजों को स्पष्ट कर लीजिएगा। 11 सीट प्राप्त करना है, और इसमें से कम 3 अलग अलग राज्यों में जो 11 सीट आएगा, तो ये नहीं कि केवल एक राज्य में आना चाहिए, वो अलग अलग राज्यों में, मान लीजिए दिल्ली में, मान लीजिए पंजाब में ऐसा चुनाव होता आम आदमी पार्टी, वहां उनकी पकड़ अच्छी है तो वो दिल्ली या पंजाब में सीट ला सकते हैं। तो याद रखिएगा वहां पर ऐसी सीट संख्या है भी नहीं, 11 सीट है भी नहीं ना लोकसभा की सीट। आप लोग बताइए कि दिल्ली में कितनी लोकसभा सीट आरक्षित है और पंजाब में कितनी आरक्षित है लोकसभा सीट। देखिए इसी के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत से क्वेश्चन को आप लोगों को क्लियर करता चलता है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस। अब आप लोग सर्च कीजिएगा तो 2-4 राज्यों का भी अलग से सर्च होंगे, देखेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, सर्च करना सीखिए ताकि आप लोग का एग्जाम ओरिएंट जो एक्सप्लेनेशन है बेहतर हो सके। तो यहाँ ध्यान रखिए 3 अलग अलग राज्यों में, तो यह शर्त कहाँ आएगा लागू, जहां पर कम से कम 3 से अधिक सीट वाले लोकसभा चुनाव में वही ना होगा, उससे नीचे वाला जिसका लोकसभा सीट जहां आरक्षित है वहां तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा 3 से अधिक सीट वाले में कहां पर होगा, उन राज्यों में है। अगर सीट प्राप्त करेगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सॉरी
3 नहीं 11 सीट वाले, अगर मान लीजिए जहां 11 सीट के संदर्भ में बातें की गई है, अगर ये आंकड़ा नहीं दिया जाता, 3 अलग अलग राज्य नहीं दिया जाता, तो मान लीजिए कोई पार्टी पंजाब में जीतती है, कोई पार्टी त्रिपुरा में जीत जाती है लोकसभा सीट चुनाव, और वहां की कुल जो सीट है वो उसको जीत जाती है, तो क्या उसको राजनीतिक दल के रूप में दर्जा दे दिया जाता? नहीं दिया जाएगा। तो 3 अलग अलग राज्यों में आपको मिलाकर कुल आपको 11 सीट लाना है लोकसभा का, तो यह अगर कंडीशन पूरा कर लेते तो आपको राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाएगा राष्ट्रीय पार्टी होने का। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना, एक कंडीशन 4 अलग अलग राज्य, ध्यान रखिएगा 4 अलग अलग राज्य होना चाहिए, कुल वैध का 6% होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट भी जीत दर्ज करनी चाहिए, 4 सीट पर आपको जीत दर्ज होनी चाहिए। तो पहला 4 अलग अलग राज्य होना चाहिए, 6% वैध मत होना चाहिए, उसके साथ 4 सीट आपको लोकसभा की जीत दर्ज करनी होगी, तो जाके आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो भी आपको क्या है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पहले राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाया, ताकि आप लोग को ये चीजें कवर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन जो है राज्य स्तरीय पार्टी का, ये कंडीशन जो लागू किया जाता है ये इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय, जो मान लीजिए 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अगर राज्य स्तरीय का जो पार्टी दर्जा प्राप्त है, अगर वो भी कंडीशन फुल करता है तो वो आपको राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा। तो अब हमको बताइएगा, मैंने कभी चर्चा किया था, ध्यान होगा आप लोगों को, तो इस स्तर पर कितने पार्टियों को दर्जा प्राप्त है? वो 4 से अधिक राज्यों में उन्होंने निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर लिया, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। इसमें से कितने राष्ट्रीय पार्टी है? तो आप लोग इधर सर्च कीजिएगा, अगर नहीं पता होगा सर्च करिएगा गूगल में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर उसका सही उत्तर होगा मैं वहाँ आपको ग्रीन टिक कर दूंगा, और जो यूट्यूब जो लव का जो सिंबल दिया जाता है वो मैं कर दूंगा आप लोग को, तो समझ जाइएगा कि हाँ ये आपका आंसर सही है। और सभी का क्वेश्चन रिव्यू होता है, ध्यान रखिएगा, जो भी आपको टेक्निकल टीम या मेरे द्वारा रिव्यू किया जाता है, सभी की जो भी आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो क्वेश्चन का रिव्यू किया जाता है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक ना, ताकि आप लोगों का इंटरनल डेवलपमेंट भी हो सके और हम लोग जिस दिशा में कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सके, उसकी भी पूर्ति हो सके। और रिव्यू के लिए बात किया गया था आप लोग को, तो वीडियो रिव्यू जरूर डालिएगा। कल पॉलिटी की क्लास में बताया गया था कि हाँ आप लोग का 1 से 2 मिनट का रिव्यू वीडियो होना चाहिए, जिससे आप युक्ति आईएएस आपको क्या दे रहा है, युक्ति आईएएस के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें आपको बेहतर लगती है और क्या आपको इससे लाभ हो रहा है। मान लीजिए 1 महीना पहले आप युक्ति आईएएस से जुड़े हैं, उस समय आपका कंडीशन क्या था टॉपिक के समझने में किसी कोऑर्डिनेट करने में, टॉपिक वाइज कोऑर्डिनेट करने में, और वर्तमान में क्या है, इस चीज़ को समझाइएगा, ताकि एक ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों का रिव्यू कमेंट दिया जाएगा, कि एक सेक्शन ऐसा होगा प्लेलिस्ट में जो स्टूडेंट रिव्यू के सेगमेंट से होगा, ताकि कोई स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहें तो पहले ये समझ सके कि युक्ति आईएएस में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो आप लोग रिव्यू दीजिएगा उसका ही आपको सेगमेंट आपको यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, बिना किसी एडिटिंग का वो होगा, जिस प्रकार से आप बातें बोलेंगे उसी के अनुसार। और ध्यान रखिएगा, ये आपको टेलीग्राम में सेंड कर देना इस वीडियो को, युक्ति आईएएस का ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उस पर सेंड कर दिए, ताकि वहाँ से मेरी टीम आपको लेकर अपलोड कर दे। चलिए, तो आप लोग प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा सारे लोग। युक्ति आईएएस एक नया प्रयास लेकर आ रहा है, तो आप लोग को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जो भी चीज़ें इनिशिएटिव ली जा रही है आप लोग की भलाई के लिए ही ली जा रही है। मैं किसी भ्रामक चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, जो भी मेरी ऑथेंटिसिटी है, मेरी जो ओरिजिनलिटी है, मैं उस पर ही बात करता हूँ, इसलिए रिव्यू बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ नोट याद रखिएगा,
अगर किसी राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने के लिए हेतु आवश्यक है कि वो आगामी चुनावों में उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करे, अन्यथा उसे यह दर्जा वापस ले लिया जाता है। तो याद मुझे आप लोग ये क्वेश्चन और बताइएगा यहाँ से कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसे एक बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ और वो वापस हो गया उसका दर्जा। ये कौन सी ऐसी पार्टी, मुझे बताइएगा। तो ऐसे भी बहुत सी पार्टियां हैं भारत में, तो कम से कम एक दो पार्टी का नाम तो आप बता ही सकते हैं ना, जो पहले राष्ट्रीय पार्टी बना फिर उसका यह दर्जा वापस ले लिया, क्योंकि यह कंडीशन जो लोकसभा वाला था वो पूरा नहीं कर सका। तो वो कौन सी पार्टी है, तो उसका नाम आप लोग बताइएगा। बहुत से क्वेश्चन, लगभग 7-8 क्वेश्चन अभी तक तो हो चुके, एक ही टॉपिक से आगे भी 2-4 क्वेश्चन और क्रिएट होंगे। तो आप लोग इसका, अब ये आप लोग के मन में सवाल आएगा ये क्यों लिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, इसका लाभ क्या होगा राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों को। तो इसमें होगा, अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है ना, वो अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा वो महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा था, जिस पर चुनाव चिन्ह को लेकर आवंटन हुआ और जो बंटवारा किया गया, उसमें उसकी भूमिका होगी पूरे राज्य में उस चिन्ह के लिए रूप में उसको, जैसे मान लीजिए उगता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज किसी का सिंबल हो, कोई हाथ छाप पंजा छाप का है, कोई कमल छाप का है, तो इसी तरीके से उसे एक सुरक्षित आवंटित विशेषाधिकार दे दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी को यह चिन्ह उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, और वो उल्लंघन करता है कोई अन्य पार्टी, उस पर दंड का भी प्रावधान किया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। दंड का मतलब चुनाव लड़ने से संबंधित दंड होगा, ठीक ना। या तो जो भी चुनाव आयोग इससे संबंध में जो भी निर्णय लेगा वही मान्य होगा। यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल हो जाता है तो पूरे देश में अपने उम्मीदवारों के लिए एक सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं हो जैसे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, और जो भी 8 पार्टियां पहले रह चुकी है उनके भी आपको चुनाव चिन्ह के रूप में वो आरक्षित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जो भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त होंगे ना, उन पार्टियों के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। तो देखते होंगे कोई नामांकन भरने जाता होगा तो डीएम के सीट के आगे या जो सक्षम पदाधिकारी है उसके सीट के आगे एक व्यक्ति वहां पर रहता है, साथ में समर्थन साथ में देता है कि हाँ, एफिडेविट दाखिल करता है कि मैं इस व्यक्ति के संदर्भ में जवाबदेह हूं। तो प्रस्तावक होगा, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावक जवाबदेह होता है। इसके अलावा अन्य मतदाता सूचियों में संशोधन के वक्त मतदाता सूची के 2 सेट निःशुल्क पाने का अधिकार होगा। जो भी मतदाता, मान लीजिए इस राज्य में चुनाव है, तो गुजरात में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, राज्य स्तरीय पार्टियां होंगी, सभी को 2-2 सेट निःशुल्क दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूचियों के संशोधन से संबंधित जो भी अपडेशन हुए होंगे। और आप लोग देखते होंगे पोलिंग बूथ के बाहर उनके जो पार्टियों के एजेंट होते हैं लेके बैठे रहते हैं और एक्टिव मोड में रहते हैं कि किस व्यक्ति का निर्वाचन किस क्षेत्र में है, और वो आएंगे पोलिंग बूथ में तो उनको यह कुछ पर्ची देते हैं। ध्यान होगा, आप लोग जो वोट देते होंगे वो इसलिए दिया जाता है कि सहूलियत हो लोगों को, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच के कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत से कोडिंग डिकोडिंग रहते हैं ना, तो पार्टियों के जो सक्षम अधिकारी वहां रहते हैं वो सहायता करते हैं। और आम चुनाव के लिए दौरान उम्मीदवारों के जो मतदाता सूची होता है एक सेट पाने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, मतदाता के एक सेट दिया जाएगा आम चुनाव। तो जो भी मतदाता सूचियों से संबंधित जो चीजें हैं वो दे सकता है। इसके अलावा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा राजनीतिक दल, एक सेकंड, इसके अलावा चुनाव के दौरान आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण करने की सुविधा भी दी जाएगी। सरकारी जो चैनल है उस पर प्रसारण करने की छूट दी जाएगी। उसके लिए समय निर्धारित रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम 24 घंटा देते रहेंगे। समय दिया जाएगा राष्ट्रीय दलों को, सभी को समान रूप से दिया जाता है। हालांकि निजी चैनलों में स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार के प्रकाशन करने के लिए उसके लिए जवाबदेह नहीं है बनाया गया है यहाँ पर।
केवल सरकारी चैनलों के लिए बनाया गया। ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक देखते होंगे, स्टार कैंपेनर जो होते हैं कि नामित सुविधा करने की दी जाती है। तो हाल ही में मुझे बताइएगा कि भाजपा में कितने स्टार प्रचारक लोकसभा में बनाए गए थे, कांग्रेस में कितने बनाए गए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उनमें एक दो का नाम आप लोग अगर याद होगा तो बताइएगा, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए। बाकी अन्य भी पार्टियां हैं, पर जो जो चीज़ें हैं जो राजनीतिक गलियारे में ज़्यादा नाम गूंजता है उनका ही अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए सब मेंस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक ना, जब भी आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन 200-400 आप लोग रख सकते हैं, केवल 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं जो भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के पार्टी होंगे, उसको 40 स्टार। और जबकि गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल में अधिकतम 20 जो होंगे स्टार प्रचारक होंगे। अगर जो मान्यता गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत है, मान्यता प्राप्त नहीं है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय, पर वो पंजीकृत है चुनाव आयोग से पार्टी के रूप में, तो उसे 20 स्टार प्रचारक रखने की सुविधा दीजिएगा। और यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको 12 सितंबर की क्लास में कवर कर चुका हूँ, या 14 सितंबर, दो में से कोई एक डेट होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये सितंबर माह में ही होगा इसका सेगमेंट, जहां पर पंजीकृत और गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों के संदर्भ में मैंने वर्गीकरण किया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का वीडियो आप लोग लगातार देखिए, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन स्टार प्रचारकों का क्या होता है, यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च से नहीं जोड़ा जाएगा जिसमें पक्ष में प्रचार किया जाता है। तो याद होगा कि आपको सीमा निर्धारित की गई है ना चुनाव में, खर्च की सीमा याद होगा, तो उस खर्च की सीमा में स्टार प्रचारकों का रुपया नहीं जुटता है। इसलिए क्योंकि इन स्टार प्रचारकों के जो पार्टियां आती है, स्टार प्रचारक होते हैं, उनमें खर्च अधिक होता है, खर्च की सीमा बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव की खर्च सीमा में इनके खर्च को जोड़ा नहीं जाएगा। सबसे बेनिफिशियरी यही होता है दो, एक स्टार प्रचारक के संदर्भ में और एक आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण के संदर्भ में। दो जो बेनिफिशियरी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो चुनाव की जो खर्च सीमा है वो कहीं ना कहीं बढ़कर करोड़ों करोड़ों रुपया में चल जाएगा सरकारी आंकड़ों। हालांकि अनऑफिशियली बहुत खर्चा होता है, सभी लोगों को पता है, फिर भी हम एक संसदीय व्यवस्था में एक सामान्य खर्च को मानते हैं, तो जिसमें आपको बताना है अब कमेंट सेक्शन में कि खर्च के सीमा के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो बड़े राज्यों में लोकसभा में खर्च की सीमा कितना है, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में लोकसभा की खर्च की सीमा कितना है, उसके साथ ही बड़े राज्यों में विधानसभा में खर्च की सीमा क्या है, छोटे राज्यों में के विधानसभा में खर्च की सीमा क्या है। 4 क्वेश्चन हुआ आपको खर्च की सीमा से। और बताइए यह जो बढ़ोतरी की गई हाल में वो कब की गई है, डेट भी बताइएगा। और मैंने इस पर न्यूज भी एनालिसिस किया हूँ, मुझे याद है सर, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मुझे याद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग आंसर, जो भी प्रश्न पूछा गया उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और इस सेक्शन से ही आपको लगता है 10 से 12 प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीटी के। तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और आप लोग मिस कर जाते हैं। तो ठीक है ना, जितने भी प्रश्न है, और कोई एक स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर आप लोग क्वेश्चन लिख के सेंड जरूर करते रहिएगा, और अल्टरनेट भी आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए कितना मिनट हो गया, 29 मिनट में लगातार आप लोगों को बोलता हूं, तो आप समझ सकते हैं किन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा लगातार बिना किसी रुकावट के। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, यह जो प्रयास किया जा रहा है ना, इसका आउटपुट आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। यहाँ अभी आपको 1-2 दिन क्लासेस करके या 10 दिन क्लासेस कर लेते हैं, उसके बाद आप रिव्यू ऐसा रखते हैं कि नहीं मैं इससे क्लास क्लियर नहीं हो रहा है या चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है। आप लगातार 1 से 2 महीने चीज़ों को देखिएगा, एब्जॉर्ब कीजिएगा, तो इस पर पीटी भी आपका मजबूत होता चलेगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू के भी पार्ट आपको मजबूत होते चलेंगे। तो आप लोग विश्वास बना के चीज़ों को कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, यहाँ 2 कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में लगातार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है।
कि मैं कॉलेजियम के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। कॉलेजियम के बारे में पहले विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। आपको प्ले लिस्ट के वीडियो में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, उसमें जजमेंट क्या आया था, फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज जजमेंट क्या हुआ करता था, किस रूप से यह हमारे शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था का एक पार्ट बन गया, न्यायपालिका इससे सर्वोच्च व्यवस्था कैसे क्रिएट कर ली, न्याय की नियुक्ति जो कल धनखड़ जी के द्वारा बताया गया था, तो इससे संबंधित क्या नीति थी, न्यायिक नियुक्ति को कैसे रद्द किया गया, सभी पर पहले चर्चा हो चुका है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि इससे संबंधित किस रूप से आयाम उभरे हैं। दो तीन चीज याद रखिएगा, मैंने कल आपके पॉलिटी की क्लास में, जो कल नहीं लास्ट जो पॉलिटी की क्लास हुई थी कल के बाद से, जिसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो विवाद समझाया था ना, सत्ता और सत्ता का अभ्यास, आप लोगों को मैं समझाया था, याद होगा। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। सत्ता दे दी गई है, सत्ता का अभ्यास दोनों विधायिका और न्यायपालिका दोनों करना चाहती है और दोनों सशक्त होना चाहती है। और यह देखिए, यह कोई स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। कोई भी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष चाहता है कि हम शक्तियों का संतुलन करें, हम बेहतर रहें, यानी सर्वोच्चता की स्थिति को कायम करें। ऐसे नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस दोनों में समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल इससे नेगेटिव ही एस्पेक्ट निकल सकते हैं। अगर कॉलेजियम व्यवस्था को नेगेटिव रूप से ही केवल देखते हैं हम लोग हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके इतने भी हैं कि यह जजों की नियुक्ति में बहुत सी चीज़ों को कवर करता है, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इससे न्यायिक सक्रियता बढ़ती है और जो सॉरी तो मैंने उस दिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की चर्चा कर चुका हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा। और आज के न्यूज़ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कल हुआ क्या था कि जो जो हमारे उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के पदेन जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा बोला गया था कि संसद जो पारित किया था आपको राष्ट्रीय नियुक्ति, उसको न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। इस तरह विधायिका की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह है कि हम किस प्रकार से जवाबदेह बना रहे हैं सिस्टम को, तो सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता, तो ये प्रश्न किया गया था। उसी पर चीजें पहले से भी चली आ रही थी। कॉलेजियम व्यवस्था लगातार 1 महीने से कॉलेजियम पर चर्चा हो रही है। एक तरफ जो कानून मंत्री है वो भी बोल रहे हैं कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, न्यायपालिका के भी लोग बोल रहे हैं कॉलेजियम सही है पर आप लेट कर रहे हैं। तो वाद प्रतिवाद हो रहा है पर संवाद कोई नहीं कर रहा। मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे सिस्टम में क्या है, आपको आज भी पता चल गया होगा कि हमारे सिस्टम में वाद संवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। हमारे कॉन्सेप्ट में वाद है, प्रतिवाद है, पर संवाद का कॉन्सेप्ट बहुत नगण्य है। अगर मान लीजिए न्यायपालिका विधायिका दोनों में वाद प्रतिवाद हो रहा है किसी मुद्दे पर, तो भाई एक साथ एक दिन बैठ जाइए दोनों ना। हाँ, एक साथ बैठ के 1 महीना चर्चा कर लीजिए, गोलमेज सम्मेलन टाइप का, और गोलमेज सम्मेलन टाइप का चर्चा कर लीजिए। लास्ट में न्यूनतम जो सबसे न्यूनतम जो कदम होगा इस संदर्भ में, जजों की नियुक्ति के संदर्भ में, वो बैठ के निकाल लीजिए। तो नहीं, दोनों को क्या चाहिए, दोनों को अपने शक्तियों का संतुलन स्थापित करना। और देखिए ये पॉलिटी का पार्ट है, पवेड का पार्ट होता है, और इसमें कोई किसी का है ना अवमानना की बात नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पर आपको विधायिका सशक्त होना चाहती है, ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पर न्यायपालिका सशक्त होकर शासन प्रशासन में काम करवाना चाहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे बात मैं बोल रहा हूँ कि अवमानना का प्रश्न हो जाएगा या इस प्रकार के प्रश्न में का उत्तर एग्जाम हॉल में लिख दूंगा तो नंबर कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर शक्तियों का संतुलन स्थापित करने के जगह पर शक्तियों का वर्गीकरण किया गया, सत्ता के अभ्यास को कायम किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको है ना एग्जाम्पल सही देना होगा। मैं आपको क्या बोला कि अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कायम होती है तो आपको एग्जाम्पल सही तरीके से पुट करना होगा। अगर पुट कर लेते हैं तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आप लोग को राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में विवाद के प्रश्न को समझाया था और वहां पर सत्ता के अभ्यास के कॉन्सेप्ट को बताया था। तो आप लोग जो भी उस वीडियो को देखे होंगे, इसके आंसर को आप लोग बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो चलिए
हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बात की गई है क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में बातें की गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बाध्यकारी पक्षकारों के संदर्भ में बात करता है, संवैधानिक योजना कैसे उसकी बात करता है। सभी पर पहले मैं चर्चा कर चुका, इसलिए इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। बस याद ये रखना है कि जो प्रक्रिया है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, कॉलेजियम के लंबी सिफारिशों के कारण कहीं विवाद का कारण बन जाए, ऐसा न्यायपालिका बोल रहा है कि लगातार आप स्टे लगा के रखते हैं, जो सूची भेजी जाती है उसको स्टे लगा के रखते हैं, तो हम कैसे नियुक्ति करेंगे। वहीं देखिए विधायिका क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है कि कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए 19 नामों को पुनः वापस भेज दिया गया, क्योंकि यह सिफारिशें पहले भी दोहराई जा चुकी है। तो न्याय विधायिका क्या बोलती है कि अगर एक बार किसी की सूची आप भेज देते हैं, उसे सरकार लौटा देते, कोशिश कीजिए उस सूची में पुनः उसका नाम ना हो। पर यह समान प्रक्रिया मानता है विधायिका कि यह जरूरी नहीं कि यह प्रक्रिया जो सबसे बेस्ट होगा उसका ही मैं भेजूंगा ना। तो इसके संदर्भ में क्या चाहिए, मैं आपको बोला कि टेबल पर बैठिए और एक न्यूनतम साझा रणनीति कायम कीजिए। पर ये दोनों संस्थाएं आपस में चीजें अगर डिस्प्यूट के क्षेत्र बनाएंगे, इससे क्या होगा, आम जो जनता के न्याय के क्षेत्र है वो प्रभावित होंगे। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे जब भी अपडेट होगा फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब वन जीव से जुड़े अपराधों पर अब 5 लाख का जुर्माना लगेगा। तो जो बच्चे लोग बदमाशी करते हैं अब आप लोग बच जाइए। पहले था 25,000, पहले 10,000, फिर 25,000 बढ़ाया गया, फिर 1 लाख बढ़ाया गया, अब सीधा सीधी 5 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, और मैं पहले भी वन अधिनियम जो था 1972 उस पर चर्चा कर चुका हूं। तो बस उसके जो एस्पेक्ट थे उस पर हम लोग देखेंगे। वन जीवों के संरक्षण से जुड़े करीब 50 साल पुराने कानून को बदलाव राज्यसभा में मुहर लग गया है। इसके संदर्भ में आगे भी अपडेट होगा। तो वन जीवों के जुड़े अपराध जो होंगे, अब अधिकतम 5 लाख तक का जुर्माना होगा, अधिकतम 25,000 रुपये तक था जो, और जुर्माने की न्यूनतम राशि की बढ़ोतरी की गई है। पहली श्रेणी में जुर्माने की राशि 10,000 होती थी, और जो अब बढ़ाकर 25,000 हो गई है, और दूसरी श्रेणी में जो 25,000 हुआ करते थे उसे 1 लाख रुपये कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो अधिकतम सीमा है वो 5 लाख हो गया है। तो याद रखिएगा सीमाओं को, प्रथम द्वितीय श्रेणी में। और वन जीव जो 72 है, 1972 का एक्ट है, उसको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अब मुझे आप यहाँ से एक प्रश्न बताइए कि जो जीवों के संरक्षण से संबंधित या जो अधिनियम है, कौन कौन सा अधिनियम है, या प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए कौन कौन से अधिनियम भारत में कानून लागू किए जाते हैं। दो चार एक्ट है, तो मुझे जैसे वायु के लिए एक्ट होगा, जल के लिए एक्ट होगा, वन जीव के लिए एक्ट होगा, तो वो कौन कौन सा है मुझे बताइएगा। और इसका नियंत्रण कौन करता है, कौन सी संस्था नियंत्रण करती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। मैं इस पर कवर कर चुका हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में यह काम देगा आपको, यहाँ से टैली करेगा। और जो स्टेट पीसीएस वाला स्टूडेंट है अपने आंसर को इस टॉपिक को टैली कर लेंगे अपने जीएस पार्ट से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब आपके पेपर में कुछ ऐसा नहीं है, बस याद रखिएगा एक टॉपिक और आपको है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा बोलती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, एक स्वच्छ राजनीति को देंगे, बोलती है ना। पर यहाँ आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। आंकड़े बोल रहे हैं करोड़पति लोग 67% जो जीत कर आए हैं पार्षद, जो जो आपको जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं एमसीडी के, उसमें तो बताइए जो करोड़पति होगा वो कैसे इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी उसमें संतुलन कायम कर सकती है। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके लिए आने वाले समय में छोड़ देगा। तो एडीआर का रिपोर्ट आया, मैं पहले भी एडीआर का रिपोर्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। एसोसिएशन जो फॉर एडीआर डेमोक्रेटिक रिसर्च है, जो 7 सितंबर निगम को चुनाव के नतीजे आने पर निर्वाचित से हलफनामे के आकलन जारी किया, जिसमें मुताबिक 67% पार्षद जो है करोड़पति है, जो पिछली बार जीते गए करोड़पतियों की तुलना में 16% अधिक है। तो देखिए, जो पार्टी बोलती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे या तो स्वच्छ राजनीति का कामना करेंगे, आम लोग हमसे जुड़ेंगे, वहाँ यह स्थिति है। तो जो राजनीतिक दल यह दावा नहीं करते वहाँ क्या हाल होगा। तो करोड़पति होना एकमात्र कारक नहीं हो सकता कि वो भ्रष्टाचारी हो सकता है, पर बहुत सी संभावनाएं बढ़ जाती है करोड़पति कैंडिडेट के तौर पर कि उसके जो क्रियाकलाप होंगे वो अरबपति के होंगे, अब खरबपति के होंगे।
और देखिए यहाँ पर चीजें समझिएगा, यहाँ पर किसी चीज के पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एडीआर रिपोर्ट की बात हो रही है। और एडीआर के संदर्भ में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बताना है। एडीआर की स्थापना कब हुई है, यह रिपोर्ट जो नवीनतम रिपोर्ट जो जारी किया है किस वर्ष किया है, फिर एडीआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक ना, इसका मुख्यालय कहाँ, ये सब प्रश्न आप बताइएगा। चलिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं जिसमें आपको यहाँ पर सभी चीजों के आंकड़े के संदर्भ में, जैसे आपके 27 भाजपा कांग्रेस सभी की चर्चा की गई, जीत का जो उम्मीदवार उसके आंकड़ा दिया गया। तो आंकड़ों को आप एक बार देख लीजिएगा और समझिए कि जो पार्टियां बोलती हैं ना वो धरातल पर होती नहीं है। किताबी भाषाओं में और धरातल स्तरों पर जो उतरता है वो उसका अंतर बहुत हो जाता है। अब यहाँ पर चीजें आपको समझनी होगी कि एडीआर रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, कि यह आंकड़ा स्पष्ट कर रहा है कि जो आप लोग बोलते हैं ना, बात करते हैं उस और धरातल पर जो बातें उतर के आती है उसमें बहुत आसमान जमीन का अंतर है। अब करोड़पति पार्षद बन रहा है तो मान लीजिए इसकी पार्टी का विधायक और जो सांसद होगा वो क्या स्थिति करता होगा। और अन्य पार्टियों की तो बात अभी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अन्य पार्टियां इस प्रकार की दावे करके नहीं ना आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन या तो स्वच्छ राजनीति की या आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। पर आम आदमी पार्टी ने तो यही किया, इनका नाम भी सिंबल रहने का कारण यही है आम आदमी पार्टी का, कि आम लोगों की भागीदारी हो। तो करोड़पति अब राजनीति में आ ही रहे हैं तो आप भी उसी दिशा में चल रहे हैं जो अन्य पार्टियां चल कर यहाँ तक पहुंची। तो आने वाले 20-25 साल में आपकी भी स्थिति ऐसी ही होगी जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां। इससे संबंधित आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, कारण पूछा जा सकता है, इसके क्या ऐसे उत्तरदायी जवाबदेही तय की जा सकती है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे कवर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर राज्यसभा के पूर्व पीएम और वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको विशेष महत्व मिलेगा, धनखड़ जी के द्वारा बोला गया है और राज्यसभा में इसमें बातें की गई है। क्योंकि देखिए राज्यसभा में बोलने या लोकसभा में बोलने, किसी सांसद को बोलने का अधिकार मिनट जो आवंटित किया जाए, कितने मिनट वो बोलेंगे उसके सीट की सीमा पर निर्धारित करता है। मान लीजिए कोई 243 सीट कोई प्राप्त किया तो उनके सांसदों के संख्या ज़्यादा हो, कोई मान लीजिए 1 से 2 प्राप्त किया है तो उसको उस अनुसार से मिलेगा। इसी प्रकार देखिए पूर्व जो प्रधानमंत्री थे हमारे, ये जब मैं जूम कर दूं इसे तब मैं आगे बोलूँगा। यहाँ पर देखिएगा जो राजनीतिक पार्टी देवगौड़ा है, अपनी पार्टी जदएस से उनके मात्र 1 सदस्य, और तो इसके आधार पर क्या है, उनको बोलने का क्षमता जो समय दिया गया कम आवंटित होता था। पर धनखड़ जी ने एक विशेष कदम उठाया तो उनके द्वारा क्या बोला गया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको भी सीखना चाहिए कि हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री अभी सदन में है तो उनकी जो अहम जो किसी मुद्दे पर उनके विचार पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, अर्थात धनखड़ जी ये बात बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मेरे क्षमता क्या है, मैं पहले उनकी और देखूंगा तब जाके नियम पुस्तिका को देखूंगा। अर्थात जो विधायिका है, विधायिका अब यह चाहती है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न अपनाते विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया जाए। यह जो न्यायपालिका अपनाती है ना वही विधि प्रक्रिया को यहाँ भी अपनाने की बातें की गई है और यह बहुत बेहतर कदम होगा आने वाले समय में। अगर इस प्रकार के, देखिए पार्टियों के साथ विवाद होना अलग बात है, पर लोक हित में पार्टियों के द्वारा किया गया योगदान अतुलनीय होता है। अब मान लीजिए देवगौड़ा जी हो या तो अटल मनमोहन सिंह हो या कोई ऐसे वरिष्ठ सांसद हो जिनके पास ह्यूज एस्पेक्ट में नॉलेज हो, तो वो संसद को बता सकते हैं, साथ ही किसी मुद्दे पर विशेष अपनी राय रख सकते हैं। तो अगर राय मानने योग्य हुआ तो संसद मानेगी ना, संसद के सत्र जो भी चलेंगे उसमें लोकसभा हो राज्यसभा उससे चीज़ों को मानेगा। तो यह बहुत ही बातें सही कहा गया और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और धनखड़ जी ने आश्वासन दिया है कि सभा का सभापति जो होता है संरक्षक होता है, रक्षक होता है। तो आप बताइएगा प्रश्न यहाँ से कि कैसे कोई सभापति राज्यसभा या लोकसभा का संरक्षक और रक्षक कहलाता है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को 150 से लेकर 200 शब्दों में देना है। मेंस का क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल पर सभी लोगों का आ जाना चाहिए ताकि हम उसका इवैल्यूएशन कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें। और देखिए व्हाट्सएप पर आप लोग मत भेजिएगा, क्योंकि होता है ना व्हाट्सएप पर कुछ स्टूडेंट भेज देते हैं तो होता क्या है ना, बहुत से मैसेज आ जाते हैं मैं नहीं देख पाता हूँ। पर
में पर्सनल रहता है ना, तो पर्सनल होने के बाद ये हो जाता है कि बहुत से मैसेज आ जाने पर वो मैसेज नीचे चला जाता है और मैं अगर किसी कारण से नहीं देख पाऊँ वो ऐसे ही पेंडिंग हो रहा रहेगा। और टेलीग्राम चैनल पर किए मैं या मेरी टेक्निकल टीम कोई भी है ना देख सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और सभी यहाँ पर इंटरव्यू फेस लोग शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा टेक्निकल टीम में मेरे पास जो होंगे उनको ज्ञान नहीं है। वो आपके जो वो इंटरव्यू 2-3 दफ़ा इंटरव्यू वो लोग भी दिए हुए हैं, तो आप लोग निश्चित होकर आप टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा ताकि आप लोग उसको इम्प्रूव करा सकिएगा। अब देखिए, नदी जोड़ो परियोजना के तहत 30 लिंक चिन्हित किए गए जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनके द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा कहा गया। और लास्ट ईयर में आप लोगों को बेतवा नदी लिंक परियोजना बताया भी गया था, बजट में बताया भी गया था कि उस पर आवंटित किए गए हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें याद रखिए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है प्रायद्वीपीय नदी के 16 लिंक और हिमालय नदी पर 14 लिंक आपको चिन्हित कर चुका, उस पर कार्य और दिशा प्रगति पर है, तो वेट करेंगे। 14 लिंक को व्यवहारिकता रिपोर्ट आ चुका है, तो वो भी आने वाले समय में उससे पैसा रिलीज होगा। और भारत सरकार जो लास्ट लिंक था, बेतवा लिंक जो था, उसमें 39,317 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिया है, जिसमें से 44,605 करोड़ रुपये अनुमानित लागत है। तो ध्यान रखिए बेतवा परियोजना के लिए, तो उसमें से 39,370 रुपया 17 करोड़ रुपया आपको आवंटित सहायता के रूप में किया करेगा, मंजूरी दे दिया है। तो यहाँ पर आंकड़ा आपको आ गया है, तो इस पर आप लोग को अपडेट रहना है। 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से कर लेना है। पहला तो एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ, किस मंत्रालय के नाम का पुनरुद्धार किया गया, एक तो पहले आपको ये प्रश्न बताना है। दूसरा कि कितना आपको यहाँ पर दिया हुआ है नदी जोड़ो। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको पीटी के मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड में रहेंगे अब हम लोग, क्योंकि समय भी बचाना है। चलिए, आप लोग को अब क्या करना है, आप YouTube को मैं जाके बीच में रेस्ट लेता हूँ इसी को प्रचार करके, ताकि मैं जो क्विकली रेगुलर बोलता हूँ गले में प्रेशर ना पड़े, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जो रिव्यू होगा आपका वहाँ दे सकते हैं। और रिव्यू वीडियो आज से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, ताकि हम उसे एक सेगमेंट प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना सके स्टूडेंट रिव्यू का, वहाँ अपलोड किया जा सके। तो चलिए, आप ये काम करना है। साथ ही साथ ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से बहुत से टेस्ट आप लोग दे सकते हैं जो आप लोग के लिए उपयोगी होगा। और टेस्ट लगभग 81 से 89 टेस्ट सीरीज आपको यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम सभी के अपडेट हो चुके हैं। और जल्द ही यह संख्या 10,000 को क्रॉस करेगी, अगले महीने तक क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर लगातार टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो आप लोग इसे परचेज कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। यूपीआई इसको बहुत न्यून फी रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें आपका कवर होता चलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। बाकी पॉलिटिक्स जो जीती है वो सब पार्टी के संदर्भ में जीत और जश्न की बातें की जा रही है, वो सब हम लोग के लायक नहीं है। देखिए, यहाँ कश्मीर से झारखंड तक 5 करोड़ लोगों ने अभी तक सुरक्षित यातायात के लिए शपथ पत्र ग्रहण किया है, जो महाअभियान चलाया जा रहा है दैनिक जागरण के द्वारा उसमें। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। यह देखिए शपथ पत्र में आप भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि रोड पर आप जब चलते हैं ना, तो आप जवाबदेह कितना होते, कर्तव्यनिष्ठ कितना होते। यह जरूरी नहीं है आपके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी हो तो जो सड़क पर चल रहा है व्यक्ति ना वो आपसे निम्न हो, ठीक ना। तो आप जवाबदेही तय कीजिए पहले कि आपका कर्तव्य क्या। दूसरा कि आप सुरक्षा आपका होगा तो उससे जो प्रभावित लोग होंगे कम होंगे। और सड़क हादसे से संबंधित कितने आंकड़े आ चुके हैं, तो आप लोग भी शपथ पत्र ले सकते हैं और दैनिक जागरण का जो महाअभियान उसमें सफल बना सकते हैं। हालांकि आपको 5 करोड़ की जो जनसंख्या लोग पहुंच चुके हैं, शपथ पत्र ले चुके हैं, तो केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कीजिएगा सड़क सुरक्षा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, या ऐसे भी कोई परियोजना आए ना जिसमें सामाजिक दायित्व की बात की जा रही हो, वहाँ पर इस प्रकार के केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर लीजिएगा। और वहाँ पर बस नाम चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए सड़क सुरक्षा है तो यहाँ जल संरक्षण के संदर्भ में हो सकता है कि शपथ पत्र जैसा कॉन्सेप्ट चलाया जा सकता है, या कोई और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में। तो बहुत से आप टॉपिक में से केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण दे सकते हैं, तो आप लोग को देना भी चाहिए, जिससे आंसर इम्प्रूवमेंट होगा। जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति विशेष हैं वो आज का यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई और ना पढ़िएगा। यहाँ पर जो
चुनाव हुए हैं उससे संबंधित आकलन किया गया है। तो जो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आप इसे देख सकते हैं। देखिए एक और भी शुद्ध हवा में सांस का सवाल है, इस पर मैं लगातार पहले भी कवर कर चुका, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। जो पराली के संदर्भ में जो चीज़ें हैं प्लस फॉग के स्थिति क्या रहती है, दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है, उस पर मैं सभी चर्चा कर चुका हूँ पहले प्रीवियस जो वीडियो आ चुका उस पर। यहाँ पर नए नए रूप से चीज़ों को कवर किया जा रहा है। आप लोग खाली समय होगा तो देख लीजिएगा, न बाकी चीज़ें वही बातें की गई देख लीजिए। जो मैं पहले बात किया 6,000 करोड़ की बात कर चुका हूँ, 2019 की बातें कर चुका हूँ। एक नए राष्ट्रीय स्वच्छ नीति बनाई गई थी, लक्ष्य क्या था, 131 शहरों को 2024 से धूल कणों से मुक्त करना, कमी लाना, पर उसकी हकीकत क्या है मैंने उस पर चर्चा भी किया था। तो क्या स्थिति है, 24 तक आ सकता है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितना इसके लिए जवाबदेह बने हुए हैं। साथ ही पराली के संदर्भ में घटनाक्रम यहाँ बताया गया। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि वायु प्रदूषण जो दिल्ली का है ना, उसमें एकमात्र कारक जो है आपको पराली की घटना है, संपूर्ण कारक नहीं है। तो कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि दिल्ली में ऐसा क्या कारण है जहाँ पर प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो जाता, तो केवल एक कारण आप लोग मत बता दीजिएगा, नहीं तो आंसर एक तरफा हो जाएगा। नंबर मिलना चाहिए 10, मिल जाएगा 2 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र कारक आपको पराली की घटना है, उसके अतिरिक्त बहुत सी घटनाएं वहाँ है। सबसे महत्वपूर्ण घटना फॉग का है, अर्थात जो मौसम है, मौसम में जो वातावरणीय जो अवरुद्ध हो जाता है, वातावरण अवरुद्ध हो जाता है, वो सबसे बड़ा कारक है। और उसमें सहायक बन जाता है आपको पराली अर्थात धूल, जो पराली जलाने के बाद धुआं जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो पहले ही खुजली है उस पर खाज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे ना। एक तो खुजली है उस पर से खाज भी हो गया, खाज की बीमारी भी आ गई। तो यही है दिल्ली का आपको प्रदूषण, कि पहले तो वहाँ पर इतनी यातायात साधन है, अतिरिक्त यातायात साधन है, उससे धुआं उठ रहा है। उसके बाद ऐसे मौसम क्रिएट हो जाता है जिसमें वायुमंडलीय स्तर पर जो होता है, जब धरातलीय स्तर पर वायुमंडल अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ऊपर फॉग के कारण यहाँ नीचे से जो प्रदूषक है, जो धुएं हैं वो निकल नहीं पाती, और एक अदृश्य रूप से आपको चीजें बना देता है जो हमारे डायरेक्ट हम उसे महसूस कर पाते हैं। तो यह उसके साथ धूल, आपको पराली भी जलना शुरू हो जाता है उधर पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में। उसका बहाव क्यों होता है, पूर्व की ओर होता है, दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ होता है। तो देखते होंगे दिल्ली नोएडा के क्षेत्र जो है, दिल्ली यहाँ आपको है, नोएडा का क्षेत्र यहाँ, तो पंजाब हरियाणा यहाँ, तो पूरब की ओर इसका वायु होता है। तो दिल्ली में आपको देखने को और नोएडा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसी का प्रयास आपको इधर नहीं देखने को मिलता है, बिहार वार के क्षेत्रों में नहीं देख, यहाँ पर प्रदूषण के अलग स्तर है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा वर्गीकरण अच्छे से कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट में देखिए सौर जो छतों पर जो सौर लगाया जा रहा है, 26 तक सरकार मदद करेगी छतों पर घर लगाने, तो सोलर पैनल। तो जो लोग अगर लाभ लेना चाहते हैं लाभ ले सकते हैं। सब्सिडी दी जाती है 14,588 रुपये प्रत्येक किलोवाट के हिसाब से। और आप बताइएगा 1 किलोवाट में कितना यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसकी तरफ से एमएसएमई के साथ भी जोड़ा गया है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और ये चीजें की गई है। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को पैनल लगाने के लिए 14,588 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है प्रत्येक किलोवाट में। तो ये आपसे पेटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा, यह कोई भी व्यक्ति इसको लगा सकता है, जो पोर्टल पर आपको जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय उसके पोर्टल पर जाना है। और आपको ध्यान रखिएगा, अभी तक 73,594 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और 29,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं इस साल। तो ध्यान रखिएगा, इससे संदर्भित चीजों को कवर करना है। एक बीटी कपास के संदर्भ में लोकसभा में सरकार संसद में बातें कर रही थी प्रश्नकाल के दौरान, तो उसी में एक जवाब आया, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या है, ध्यान रखना है कि जो मधुमक्खी है उसके संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं कि जो बीटी कपास है या हाइब्रिड जो जीएम फसलें हैं, और जीएम फसलें क्या होती है मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं देख सकते हैं।
देखिए आप लोग रिव्यू लगातार करते रहिए, देखते रहिए प्ले लिस्ट में जाकर, तो चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएगी। जो अभी तक नहीं देखे तो एक एक करके लास्ट वीडियो देखते रहिए, तो आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। इसी के साथ आपको क्या करना, मधुमक्खी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं तो मैं कल आपको इवनिंग में इसका मैसेज आपको ड्रॉप कर दूंगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्यों मधुमक्खी की यहाँ चर्चा की गई है बीटी कपास के संदर्भ में। और भी जीव जंतु कीटनाशक कितना कहते हैं कीट है ना हमारे पर्यावरण में, पर मधुमक्खियों की ही चर्चा क्यों की गई है, आप इसका जिक्र करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसी तरह बीएसएनएल भी 5G सेवा आरंभ करने वाली है, तो जल्द से जल्द ये आरंभ हो जाएगी, तो ये भी आपको अपडेट रखना है। तो 3 टेलीकॉम कंपनी अब आएगी। नेक्स्ट है, आपको देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यह पराकाष्ठा हो गया किसी देश के द्वारा, और लगातार यह पराकाष्ठा की सीमा लांघ रहा है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसे याद रखिएगा। अगर ईरानी सरकार कोई ठोस कदम नहीं लेती है तो गृह युद्ध वहां छिड़ सकता है आने वाले कुछ समय में। क्यों कि धर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता अब ईरान में हावी होने लगी है। अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता की मांग पर अगर इतनी घटनाएं हो सकती है, तो किसी व्यक्ति को फांसी दे रहे इस मामले में, तो मामला कहाँ जाएगा। ईरानी सरकार इसका भी आकलन नहीं कर पा रही। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, वहाँ के व्यक्ति होने के नाते मैं यह जान रहा हूँ कि आने वाले समय में स्वतंत्रता की जो मांग आएगी ना, कहीं धार्मिक परिवर्तन ही ना करवा दे ईरानी सरकार का। जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट उनके यहाँ है कि ईरान की सरकार धार्मिक मान्यताओं को लेकर चलती है, गृह युद्ध छिड़ेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक सरकार की ओर कहीं पदार्पण ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। फांसी की जो घटनाएं दी जा रही है, अब इससे विरोध और भी बढ़ेगा। अब मैं आपको एक ही दिन पहले ही क्लास में बताया था, इससे ईरान के मामले में पिंजड़े में किसी पक्षी को जितना आप रखिएगा ना, उतना वो फरफराएगा, उतना वो भागने की चेष्टा करेगा। और अगर किसी पक्षी को आप बांध के रखे हुए पालते हैं और उस पक्षी को अगर स्वतंत्र रूप से घर में विचरण करने वाला आदत डाल दीजिए, तो वो आपके घर से कभी नहीं भागेगा। और आप उस पर कोई दबाव, अतिरिक्त दबाव नहीं लगाइए, फिर भी वो स्वतंत्र आपके साथ घुलेगा मिलेगा, सारी चीज़ों को करेगा। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का भी आचरण ऐसा ही होता है कि आप है ना किसी व्यक्ति विशेष को जितना बांध के रखना चाहिएगा ना कि ये नहीं, ये ईरानी सरकार या कोई देश की सरकार, हमारा ही लोकतांत्रिक देश सरकार अगर जनता को अगर बांधना चाहती है, वो इतना उतना ही अधिकारों की मांग करेगा। और हालांकि हमारा लोकतांत्रिक सरकार है, तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस स्थिति हो जाती है। पर वहाँ पर क्या है, देखिए कि किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों के लिए फांसी दे दी गई है, ये पराकाष्ठा हो गया ना। सजा देते कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए, और एक व्यक्ति को नहीं यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, बहुत से लोगों को। मैंने यहाँ पर लिस्ट देखा था, अंडरलाइन करना भूल गया। देखिए देखिए मैं यहाँ जो बोला हूँ यहाँ पर देख लीजिए। वर्ष 1789 का जो था इस्लामिक क्रांति था के बाद धर्म तंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती साबित हो रहा है यह मामला। और आने वाले समय में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 की, उससे भी कहीं बड़ी ना हो जाए यह। और ईरानी जो वर्तमान ईरानी सरकार है, उसके सामने यह प्रश्न चिन्ह ही खड़ा ना हो जाए कि इसका सॉर्ट आउट मैटर को कैसे करना है। तो नहीं कर पाइएगा सॉर्ट आउट, तो कितने दिनों तक। अब संख्या से अधिक आपके पास पुलिस नहीं ना है। ध्यान रखिएगा एक चीज, किसी भी देश में उसकी जनता से अधिक संख्या पुलिस बल की नहीं है। तो अगर पूरी पुलिस बल को लगा दिया जाए, सेना को लगा दिया जाए, तो जनता से अधिक नहीं है। जनता अगर बिना नेतृत्व के कहीं टूट जाए ना, तो समझिएगा कि उस देश में गृह युद्ध जैसी क्षमताएं डेवलप होने लगती है, और आने वाले समय में ईरान के लिए खतरनाक हो जाएगा, और पूरा वो क्षेत्र जो है वो अराजकता की स्थिति में चला जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, ईरान को इस मुद्दे पर ठोस संवाद करने की जरूरत है।
और अपने अधिकारों को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है। तो यहाँ पर चीज़ें हम लोग देखेंगे, बाकी जो है आगे भी है। चलिए, एक और है पासपोर्ट के संदर्भ में, याद रखिएगा दुनिया की चौथी सबसे खराब पासपोर्ट पाकिस्तान की, यूए की सबसे जो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे मजबूत पासपोर्ट है। अब भारत का रैंक इसमें 69 है। याद रखिए भारत 3 देशों के साथ 69 रैंक पर है, जिसमें किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान देश भी आता है। मैंने शायद लिखा भी होगा आपको, देखिए उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान 69 रैंक आएगा उसका। और 72 देशों में बिना वीजा के भारत का पासपोर्ट भ्रमण कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर भारत का पासपोर्ट लेता है तो 72 ऐसे देश है जहाँ पर वीजा के साथ, बिना वीजा के साथ जा सकता है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको यूएई का, जो कम से कम कितने देशों में जा सकता है, यहाँ पर आंकड़ा दिए 122 देश होना चाहिए, मुझे जहाँ तक था आंकड़ा मुझे याद है, नहीं 180 देश, सॉरी 180 देशों तक यात्रा कर सकता है यूएई का नागरिक बिना वीजा के। तो ये सबसे सशक्त है और इसका रीज़न बहुत सा है, कारण उसके है। साथ में न्यूजीलैंड उसके बाद है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। इसका आप लोग को आंकड़ा देख लेना, जो 173 देशों में बिना वीजा का जा सकता है। इसी तरह पोलैंड आइलैंड्स के संदर्भ में आंकड़ा दिया हुआ है, जब पेपर कट जाएगा आप लोग पास उसे देख लीजिएगा। और 94 देश है आपके पाकिस्तान का, 94 रैंक है। और इसके संदर्भ में बहुत से देशों का नाम भी दिया गया, जिसमें आपको ईरान रैंकिंग दिया गया है, सीरिया का दिया गया, अफगानिस्तान का दिया गया, यमन का दिया गया, बांग्लादेश का दिया गया, उत्तर लीबिया का दिया गया। तो सभी के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए तालिबान में भी लगातार तालिबानी, जो अफगानिस्तान में भी है, तालिबानी सजा के दौर शुरू हो गए। और इसी की चिंता लोगों की थी, जो उस दिन घटना 15 अगस्त 2020 को हुआ था ना, जब लोग भाग रहे थे। उस दिन भागने का कारण जो था यही था कि तालिबानी सजा प्रवृत्ति, जो पहले की जो तालिबानी सजा थी वो पुनः आरंभ होगी और लोग असुरक्षित होंगे। तो देखिए फिर दौर प्रारंभ हो गया। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, शोध का विषय है हमारे राजनीतिज्ञों के लिए, कि किसी देश के द्वारा अराजकता की स्थिति में छोड़कर चला जाना उस देश के लोगों के साथ कितना जवाबदेह, और यूएन जैसी संस्था इसके लिए कितना प्रतिबद्ध है, ये सबसे बड़ा जवाबदेह प्रश्न चिन्ह है। इसलिए भारत है ना लगातार यूएन में मांग कर रहा है कि सुधार होने चाहिए और देशों के वास्तविकता को समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए अमेरिका की समस्या थी, अमेरिका पर वर्ल्ड वार का, जैसे वर्ल्ड वार कहते, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था तो उसको अपनी समस्या मान के अफगानिस्तान में हमला कर दिया। अब उसको लगने लगा कि नहीं, अब स्थितियां हाथ से बाहर जा रही, हम इसको जीत नहीं सकते युद्ध को, तो चलो वापस आ जाते हैं। तो भाई जब शुरू किए थे उस दिन सोचना चाहिए था, अगर ऐसा स्थिति होगा तो मेरे पास विकल्प क्या होंगे, देश के पास विकल्प क्या होगा, अफगानिस्तान देश के पास, और वहाँ की जनता के लिए जो न्यूनतम बेसिक जो नीड्स है उसके संदर्भ में हम क्या निर्णय लेंगे। आग तो लगा देंगे, पर आग जब तक नहीं बुझाएंगे उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये चीज़ जवाबदेहिता कौन तय करेगा। यूएन इस संदर्भ में मौन है और अमेरिका के पीछे पूरी यूरोप कंट्रियां उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। जी हाँ, नाटो के सदस्य हैं तो भैया जी आप जो बोल रहे हैं वही सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बातें यहाँ समझने वाली होगी, इसलिए लोकतांत्रिक देशों का यूएन में होना बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों का जो नए नीतिकार बन रहे हैं उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सी चीज़ें भारत इस संदर्भ में लेता डिसीजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का दैनिक जागरण एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सी चीज़ें कवर हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे। जो भी गाइडलाइंस आप लोग को दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो रिव्यू के लिए वीडियो बनाने के लिए बोला जा रहा है वो बना के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग और बेहतर काम कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।